मेरे साथियों, आज की ये मेरी रिपोर्ट को आप जरूर देखें। देखिए, मौजूदा इस दौर में बड़ी आबादी है जो ये सोच रखती है कि मुसलमानों ने देश की आजादी में क्या ही किया है, मुसलमानों ने क्या ही योगदान दिया है देश की आजादी में। और एक बात ये भी है कि मुस्लिम की एक बड़ी आबादी, एक एक हिस्सा ऐसा भी है जिन्हें उन मुसलमानों के बारे में जानकारी ही नहीं है जिन्होंने देश की आजादी में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। लोग उनके नाम तक नहीं जानते। गलती उनकी नहीं है, क्योंकि हम लोग इन मुद्दों पर बातचीत ही नहीं करते हैं। हमारे देश में अनेक ऐसे नायक थे जिन्हें हमने भुला दिया है। भाजपा के सत्ता में आने के बाद मुस्लिम धर्म को हमेशा थोड़ा दरकिनार किया जाता है। भाजपा के दौर में बहुत से पुराने नायकों को याद किया जा रहा है, उन्हें पुरस्कृत किया जा रहा है, फिर चाहे वो चुनाव जीतने के लिए ही क्यों ना किया जा रहा हो। आज के इस वीडियो में मैं उस शख्स की बात करने जा रहा हूं जिसने अपना सारा जीवन देश की आजादी के आंदोलन में लगा दिया। मैं उस शख्स की बात करने जा रहा हूं जिसके जीवन का असल मकसद देश में हिंदू मुस्लिम एकता को कायम रखना था, जिसने अपने वतन के खातिर अपना सब कुछ त्याग दिया। आज के इस रिपोर्ट में मैं आप सभी को एक ऐसे बेखौफ बेबाक मुस्लिम पत्रकार, सच्चे देशभक्त के बारे में बताने जा रहा हूं जिनका नाम पीर मोहम्मद मुनीस था। तो अगर आप उस बेखौफ बेबाक मुस्लिम आंदोलनकारी के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरी इस रिपोर्ट को पूरा देखें। पीर मोहम्मद मुनीस चंपारण सत्याग्रह के हीरो थे। मैं पीर मोहम्मद मुनीस साहब को बेखौफ और बेबाक क्यों कह रहा हूं, इसकी वजह मैं आपको आगे वीडियो में बता दूंगा। पीर मोहम्मद मुनीस का जन्म 30 मई 1882 में बेतिया शहर के एक मध्यम वर्ग के परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम फंतीगान मियां था। मुनीस साहब बचपन से ही इनकलाब पसंद इंसान थे। अंग्रेजी राज को उनकी कलम पसंद नहीं आई तो सरकार द्वारा उन्हें आतंकी पत्रकार घोषित कर दिया गया। और देखा जाए तो आज के दौर में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। अगर कोई मुसलमानों की हक की बात करता है, हक की आवाज उठाता है, तो उनके लंबे लंबे भाषणों के कुछ अंश को निकालकर गलत ढंग से लोगों के सामने पेश कर दिया जाता है और ये कह दिया जाता है कि ये आतंकवादी है, देश को तोड़ने की बात कर रहा है। उदाहरण आपके और हमारे सामने है, जिनके नाम उमर खालिद और शर्जील इमाम है। और भी बहुत सारे लोग हक की बात करने के चक्कर में जेलों में हैं। मुनीस साहब को दुनिया कलम के सत्याग्रही के नाम से जानती है। चंपारण सत्याग्रह की नींव तैयार करने और गांधी जी को चंपारण लाने में यूनिस साहब की ही भूमिका थी। महात्मा गांधी ने हिंदुस्तान की आजादी का कदम चंपारण के सत्याग्रह से ही रखा था। चंपारण सत्याग्रह का इतिहास भी थोड़ा समझ लीजिए। चंपारण में हुआ ये था कि अंग्रेजों ने चंपारण के लोगों से नील की खेती करने को कहा और ये भी कहा कि अगर तुम लोग इसका विरोध करोगे तो जेल में डाल दिए जाओगे। नील की खेती करने से किसानों को बहुत तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता था और इसकी बात कोई भी नहीं करता था। पीर मोहम्मद मुनीस एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने इस अन्याय के बारे में लिखना शुरू किया और इस अन्याय के बारे में पूरे देश को बताया। जब ये बात महात्मा गांधी के पास पहुंची तब वो चंपारण आए और आजादी की लड़ाई में कूद गए। हैरान करने वाली बात यह है कि आज चंपारण के इस सत्याग्रही को हम पूरी तरह से भूल चुके हैं। युवा पीढ़ी की बात तो दूर, बल्कि शहर के बुजुर्गों को भी उनका नाम कुछ खास याद नहीं है। पीर मोहम्मद मुनीस अपने बेबाक साहित्य के जरिए चंपारण जैसे बिहार के पीड़ित क्षेत्र से देश दुनिया को अवगत करवाने वाले और गांधी जी को चंपारण लाने वाले पत्रकार थे। मुनीस साहब एक शिक्षक थे, मगर अंग्रेज उन्हें गुंडा बताकर पुलिस के चंगुल में फंसाने की असफल कोशिशें करते रहते थे। मुनीस साहब वास्तव में बिहार में हिंदी पत्रकारिता के जनक थे। ये बात भी सच है कि पत्रकारिता की किताबों में उनका जिक्र शायद ही कहीं मिले। जिस दौर में भारत में उर्दू, फारसी व अंग्रेजी का बोलबाला था, उस दौर में पीर मोहम्मद मुनीस ने हिंदी को अपने लेखन की भाषा चुना और हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाए जाने की वकालत भी करी। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि 1937 में वो बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के 15वें अध्यक्ष बनाए गए। आचार्य शिव पूजन सहाय अपनी एक लेख में लिखते हैं कि मुस्लिम होकर हिंदी के खातिर मुनीस ने जो किया है उसका एहसान चुकाना हिंदी प्रेमियों का कर्तव्य है। वो कहते हैं कि अगर मुनीस उर्दू का सहारा पकड़ते तो शायद गरीबी की मार न सहते।
मुनीस साहब हिंदी के प्रचार प्रसार में गैर हिंदी हिंदी क्षेत्रों व गांवों में जोर शोर से काम किया करते थे। राधा मोहन गोकुल, जिन्हें निराला अपना गुरु मानते थे, वह पीर मोहम्मद मुनीस साहब के लेखों के मुरीद थे। मुनीस साहब कानपुर से निकलने वाले प्रताप अखबार के संवाददाता भी थे, जिसके संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी थे। मुनीस साहब ने चंपारण में अंग्रेजों के जरिए नीलहों पर होने वाले अत्याचार को सामने लाने के लिए जेल की सजा भुगतनी पड़ी। वो अपनी नौकरी से बर्खास्त हुए और उनकी संपत्ति तक जब्त हो गई। मुनीस साहब ने अंग्रेजों की हकीकत बयान करते हुए अपनी पुस्तक चंपारण की प्रजा पर अत्याचार लिखी थी, जिसे अंग्रेजों ने जब जब्त कर लिया था। वह पुस्तक आज तक नहीं मिली। मुनीस साहब भारत को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त कराना चाहते थे और उन्हें अंग्रेजों से सख्त नफरत थी। इसीलिए उन्होंने अपने लेखों के जरिए 1905 से 1911 तक जितनी भी बातों को आवाम के सामने रखा, वो पूरे हिंदुस्तान में काफी प्रसिद्ध हुए। 1907 में जब चंपारण के चांद बखा साठी के रहने वाले शेख गुलाब ने अंग्रेजों के खिलाफ खुला ऐलान जंग कर दिया, तो उस समय इस जंग की तमाम खुफिया बैठकें बेतिया में मुनीस साहब के घर पर हुआ करती थी। गांधी जी जब चंपारण आए तो मुनीस साहब गांधी जी के साथ साए की तरह रहे। उन्होंने गांधी जी के लिए रोटियां तक बनाई और उन्हें खिलाई, और उनके साथ इस लड़ाई में एक दिलेर खादिम की हैसियत से रहे। मुनीस साहब पूरी जिंदगी अंग्रेज भगाओ और भारत को आजाद कराओ के मिशन पर लगे रहे। अंग्रेजों ने गांधी जी की मदद करने वाले 32 लोगों की एक सूची तैयार की थी, जिसमें 10वां नाम मुनीस साहब का था। एक पत्र में अंग्रेजों ने लिखा कि गांधी को मदद पहुंचाकर में पीर मोहम्मद सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। जहां तक हम समझते थे कि वो बेतिया राज स्कूल में शिक्षक था, फिर उन्हें उनके पद से बर्खास्त किया गया। 1921 में चंपारण में कांग्रेस की स्थापना के साथ ही मुनीस साहब कांग्रेस से पूरी तरह से जुड़ गए और मरते दम तक कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ा। 1937 में कांग्रेस के टिकट पर चंपारण डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के सदस्य चुने गए और बेतिया लोकल बोर्ड के चेयरमैन बने। मुनीस साहब को किसी पद का लालच कभी नहीं रहा, इसलिए 1939 में चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया और अंग्रेजों के खिलाफ सत्याग्रह में पूरी तरह से लग गए। इसके लिए उन्हें जेल भी जाना पड़ा। वह नमक आंदोलन के समय 1930 में पटना कैंप जेल में 3 महीने सजा काट चुके हैं। मुनीस साहब न सिर्फ जेल गए, बल्कि अंग्रेजों ने उनकी पूरी जायदाद जब्त कर लिया। पूरा घर बर्बाद हो गया। इतना कुछ होने के बाद भी उन्होंने कभी इसकी फिक्र नहीं की। उन्होंने अपना पूरा जीवन सत्याग्रह आंदोलन में लगा दिया। देश की आजादी के लिए पूरा जीवन अभाव में जिया और अभाव में ही 23 दिसंबर 1949 को इंतकाल फरमा गए। लेकिन उनकी पोती हाजरा खातून के पति को इस तारीख पर आपत्ति है। उनका कहना है कि निधन की तारीख 23 दिसंबर नहीं बल्कि 14 अगस्त है। मोहम्मद मुस्तफा बताते हैं कि वो हमारे बचपन के दिन थे। हमें याद है कि वो दिन 14 अगस्त था। दादा को 15 अगस्त के रेडियो कार्यक्रम के लिए जाना था। ऑल इंडिया रेडियो वाले पटना से उन्हें लेने आने वाले थे। वो उन्हीं के इंतजार में बैठे हुए थे। अचानक हार्ट अटैक की वजह से इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। पता नहीं लोगों ने 23-24 दिसंबर कहां से ला दिया। जेपी आंदोलन व समाज सेवी ठाकुर प्रसाद त्यागी कहते हैं कि सरकार को बेतिया रेलवे स्टेशन का नाम मोहम्मद मुनीस के नाम पर रखना चाहिए, ताकि देश की युवा पीढ़ी चंपारण के गौरवशाली इतिहास और आजादी के दीवानों को जान सके। आजादी मिलने के बाद देश में कांग्रेस की सरकार बनी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति बने, जिनके साथ रहकर मुनीस साहब ने अपनी जिंदगी का अधिकतर हिस्सा गुजारा था। अफसोस, मगर किसी ने भी उनकी गरीबी और परेशानी की तरफ ध्यान नहीं दिया और ना ही अंग्रेजों द्वारा जब्त की गई उनकी संपत्ति को किसी ने वापस दिलाया। ये इस देश का दुर्भाग्य ही है कि जिन्होंने देश के साथ गद्दारी की, जिन्होंने अंग्रेजों के साथ मिलकर देशभक्तों को फांसी पर लटका दिया, उन्हें लोग खूब याद कर रहे हैं। लेकिन जिन्होंने इस देश के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया, उन्हें कोई जानता तक नहीं है और इसके लिए जिम्मेदार हम भी हैं।
मुनीस साहब का मानना था कि इतिहास में वही व्यक्ति जीवित रह सकता है जिसे उसकी कौम याद रखे, और ये काम हम करते नहीं है। तो किया करें, एक काम और कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को खूब शेयर करें। सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।